Welcome to all of you present here. Today I am going to discuss the chapter manufacturing industry. It is very important chapter of second term syllabus in SST and I will try to cover it in one go. So let us begin. Manufacturing industry. It has two words, manufacturing and industry, and we just try to have its meaning separately. Manufacturing. Manufacturing is a process which involves transformation of raw materials into finished goods of higher value. For example, cotton is an agro product. It is used as a raw material in the manufacture of cotton textile, which may further be transformed into garments. So, what does this mean? What does the word manufacturing means? Manufacturing generally refers to a process. यह एक प्रक्रिया के बारे में बताता है. मैन्युफैक्चरिंग जो है एक प्रक्रिया है विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, जिसमें किसी भी तरह के रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है जिसका कि वैल्यू इंक्रीज होता है पहले से. सो मैन्युफैक्चरिंग जनरली इज अ प्रोसेस इन विच द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स टेक्स प्लेस विच इज ऑफ हायर वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन इज एन एग्रो प्रोडक्ट. कॉटन जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है. इट इज़ यूज एज ए रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. तो कॉटन टेक्सटाइल में मतलब वस्त्र उद्योग में, कॉटन टेक्सटाइल सूती वस्त्र उद्योग में कॉटन को एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है. और कॉटन जो है उसका वैल्यू पहले कम होता है, लेकिन जब वो कॉटन टेक्सटाइल मतलब सूती कपड़ा में बदल जाता है वो कॉटन, तो फिर उसका वैल्यू बढ़ जाता है. तो ये प्रोसेस जो है टोटल, ये होल प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. फिर कपड़ा बनने के बाद भी, सूती कपड़ा बनने के बाद भी फिर उससे रेडीमेड गारमेंट्स भी बनते हैं आजकल, जिसका वैल्यू और बढ़ जाता है. इंडस्ट्री क्या है? व्हाट डज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मतलब उद्योग इज अ प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और बाय रॉ मटेरियल्स. तो इंडस्ट्री जनरली is not a process, it is a place, an area where products are carried out, products are done by help of रॉ मटेरियल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. तो इंडस्ट्री जो है वहाँ भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो प्लेस को कहते हैं, प्रोसेस को नहीं कहते हैं. और उस प्लेस में जो प्रोडक्शन होता है उसमें या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का भी यूज हो सकता है या कोई भी रॉ मटेरियल्स यूज हो सकता है. तो इंडस्ट्रीज आर ऑफ वेरियस काइंड्स. इंडस्ट्री जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं एक और एज पर देयर रॉ मटेरियल्स. अब मान लीजिए कि कहीं पर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का निर्माण हो रहा है तो वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो जाएगा. मान लीजिए कि कहीं पर मतलब फिल्म का निर्माण हो रहा है किसी प्लेस में तो वो फिल्म इंडस्ट्री हो जाएगा. अब उसी तरह से क्लॉथ का निर्माण हो रहा है तो क्लॉथ इंडस्ट्री हो जाएगा. अगर टूरिस्ट आते हैं उस प्लेस पर और टूरिस्ट से इनकम होती है तो वो टूरिस्ट इंडस्ट्री हो जाएगा. तो वट एवर द टाइप्स ऑफ द रॉ मटेरियल इज यूज्ड, दैट एरिया where a new product or income is earned, new product is made, that is called the industry according to the raw material used. And manufacturing refers to the process. यहाँ भी एक एग्जांपल के दिया दिया है कि कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से आता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और इसको रॉ मटेरियल के यूज़ करके फिर इसको हम टेक्सटाइल मतलब में बदलते हैं. लेकिन जो टेक्सटाइल मिल्स हैं जहाँ पर कॉटन क्लॉथ्स बनाए जाते हैं वो टेक्सटाइल्स मिल्स या प्लेस को इंडस्ट्री कहेंगे. प्रोसेस हो गया मैन्युफैक्चरिंग और मिल्स हो गया, फैक्ट्री हो गया, वो इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि उसी प्लेस पर उसका निर्माण होता है. नेक्स्ट, as it has been discussed in the book, we have the definition of manufacturing: production of goods in large quantities after processing from raw material to more valuable product is known as manufacturing. तो वस्तुओं का, सामानों का बहुत भारी मात्रा में जब उत्पादन हो, प्रोसेसिंग करके कुछ रॉ मटेरियल में, कच्चे माल में ज़्यादा वैल्यूबल, ज़्यादा मूल्यवान वस्तु के रूप में प्रोडक्शन हो, उसी को मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, विनिर्माण कहते हैं. तो यहाँ भी इस मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग प्रोसेसिंग आ रहा है कि प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन सच ए वे दैट इट्स वैल्यू इंक्रीजेस and the production is made in large quantities, that is known as manufacturing. So manufacturing refers to the production of goods in large quantities after processing from raw material to more value products. Example, sugar from sugar cane, sugar cane से sugar बनता है, वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा. क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, पेपर फ्रॉम वुड, आयरन फ्रॉम आयरन ओर. नेक्स्ट,
Need of manufacturing or importance of manufacturing. What is the importance of manufacturing in any economy and the country as a whole? First, let us see. Economic strength of a country is measured from the development of manufacturing industry. It is the backbone of our economy. तो किसी भी देश के इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का जो माने आधार होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और जब किसी देश का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपिंग प्रोसेस में जब वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की ओर कन्वर्ट होता है वो इकोनॉमी, तो वहाँ पर इंडस्ट्री की स्थापना हो। सो द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो किसी देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक शक्ति कितनी है, इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अवेलेबल देयर। उस देश में कितनी मात्रा में डिफरेंट टाइप्स के इंडस्ट्रीज हैं, उससे उस देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, आर्थिक शक्ति का पता चलता है। जितने भी वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज हैं उनमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, डाइवर्सिफाइड और हाई क्वालिटी के इंडस्ट्रीज है वहाँ, मतलब हाई क्वालिटी के लेवल के प्रोडक्शंस होते हैं। सेकेंड, द रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल का इकोनॉमी, इंडस्ट्री का इकोनॉमी में इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पॉपुलेशन को जॉब देती है सेकेंडरी सेक्टर में, और लोगों को प्राइमरी सेक्टर में डिपेंडेंसी, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी को घटाती है। एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। Importance of manufacturing in economy is that if you having the abundance production due to industrial products, then you are also in position to export them in international market. And if you are exporting them your products in international market, then you will be able to earn foreign exchange. Foreign exchange means American dollars. So international trade is conducted in terms of अमेरिकन डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है अमेरिकन डॉलर में होता है, और हर देश के पास अमेरिकन डॉलर की अच्छी मात्रा होनी चाहिए, अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, क्योंकि हर देश के पास तो हर चीज़ का प्रोडक्शन होता नहीं है। जिस चीज़ की उसकी कमी होती है देश में, वो इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करेगा। अब इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करने के लिए उसे अमेरिकन डॉलर चाहिए, और अमेरिकन डॉलर तो आपके पास कहीं से तो आएगा नहीं। जब तक अनलेस एंड अंटिल यू विल सेल समथिंग फ्रॉम योर ओन कंट्री इंटरनेशनल मार्केट, यू कांट अर्न द फॉरेन एक्सचेंज और अमेरिकन डॉलर। जब तक आप अपने देश से कोई चीज़ को इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे नहीं, तब तक आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा नहीं। इसलिए इंडस्ट्री अगर आपके देश में ज़्यादा है तो यू विल बी एबल टू सेल इट इन फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट एंड एबल टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। भारत में ही जितना साल भर में पेट्रोलियम का खर्च है, उसमें से लगभग 70 to 75% हमें इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से खरीदना पड़ता है। 70 से 75% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें वर्ल्ड मार्केट से खरीदना पड़ता है, और इसके लिए हमें अमेरिकन डॉलर चाहिए। तो अगर इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश से किसी चीज़ का मतलब एक्सपोर्ट नहीं करेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की कमी हो जाएगी, फिर देश में समस्या हो जाएगी, इकोनॉमी के लिए समस्या हो जाएगी। तो एक्सपोर्ट्स इज आल्सो become possible if manufacturing industry are in a good quantity in your good numbers in your country. The most important also fact about the industry in the economy is that it eradicates the poverty and unemployment. तो ये देश की गरीबी और बेरोजगारी इसको भी कम करता है। Countries that transform their raw materials into a wide variety of furnished goods of higher value are prosperous. Sometimes it is asked which types of countries should be considered prosperous, developed. किस तरह के कंट्री को डेवलप्ड और संपन्न समझा जाए? Those countries are considered prosperous and developed which are able to convert their available raw material into finished goods of higher value. तो जो देश अपने देश में उपलब्ध रॉ मटेरियल का, खनिज संसाधनों को अच्छे अच्छे चीज़ों में, सामानों में कन्वर्ट करता है इंडस्ट्री के सहारे, वो देश संपन्न समझा जाता है। सो इंडस्ट्री एज ए होल इज द determining factor of economic strength of a country as well as the backbone of the economy, and it helps in various ways, providing jobs and eradicating poverty and unemployment, and lessening the dependency of population on agriculture, and also helps in earning foreign exchange by exporting of manufactured goods. And those nations are considered to be prosperous who are able to convert their raw materials into more higher value goods. Next, interdependence of agriculture industry. Agriculture and industry are primary and secondary sector parts of economy.
But agriculture development is also needed for any country. Industrial development is also needed for any country. But do you believe that the development of agriculture and industry goes separately? No. Agriculture and industry development take place hand in hand. It means there are few industries which are agricultural based, like jute industry, sugarcane industry, cotton industry. They gets their raw material from the agricultural sector. So this establishment and performance of this industry based upon the agricultural production. And in the other hand, we see that if we were willing to increase the agricultural production, we needs various types of input like fertilizer, pesticide, insecticides, machines, tools. How is it possible to get all these things? Fertilizer also come from fertilizer industry. Pesticides मतलब कि खरपतवार नाशक also come from pesticide industry. Insecticides मतलब कीटनाशक also come from insecticide industries. And more important, the machines, tractors, harvesters all come from factories. So if we are willing to increase the agricultural production, we need these types of inputs, and these inputs come from industry. And you have witnessed that modern method of farming in India way back in 1960-65 was carried out in Punjab, Haryana and Western UP, and it is also known as the Green Revolution. So Green Revolution became possible not to only agricultural side but also industrial production also helped it. So interdependence of agriculture industry go hand in hand. Next, contribution of industry to the national economy. In India, what is the contribution of industry in the national economy? भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का क्या योगदान है? Overall, there is 27% contribution of GDP in industry. But as far as the manufacturing industry is concerned, its contribution is only 17%. 10% also belongs to mining, quarrying, electricity and gas. But if we compare the manufacturing industry contribution in India in respect to the East Asian nation like Japan, Korea, we find that those East Asian countries maintain the have the contribution of manufacturing industry up to 25 to 35%. तो ईस्ट एशियन कंट्री का योगदान 25 से 35% है, जबकि इंडिया में मात्र इसका 17% है. It is or overall 27% है. It is very less. As far as the growth rate of industry in India is concerned, it is only 7%. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका ग्रोथ रेट बढ़ाने का क्या डिजायर्ड रेट रखा है 12%. 12% रेट से हमारे देश में इंडस्ट्री का विकास होना चाहिए. और सिंस 2003 ये ग्रोथ रेट 9 to 10% रहा भी है. बट स्टिल वी आर lagging behind. भी हम पीछे हैं in comparison to the East Asian nation. While appropriate policy intervention by government and efforts by the industry to improve productivity, economists predicted that industry can achieve its target by next decade. तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज इज आल्सो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल होती है देश में अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, कि किस तरह का वो टैक्स मतलब पैटर्न लाएगी, किस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी और पावर सप्लाई करेगी. तो इस तरह से भी इंडस्ट्री किस तरह के वो लेबर एक्ट बनाएगी. तो इस तरह के गवर्नमेंट पॉलिसी से भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट इफेक्ट होता है. तो अच्छे मतलब गुड एप्रोप्रिएट पॉलिसी इंटरफे मतलब बना करके और फिर एफर्ट्स बाय द इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियों के द्वारा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके हम अर्थशास्त्रियों का ये ऐसा मतलब भविष्यवाणी है कि हम अगले दशक तक इस टारगेट को, इस ग्रोथ रेट को पकड़ लेंगे. और इसके लिए एक कमेटी भी बनी है, NMCC हैज बीन सेट विद दिस ऑब्जेक्टिव टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट. लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री. क्या लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है वो कहीं भी हो सकता है? किसी भी इंडस्ट्री को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं? हाँ, फैक्टर्स होते हैं. हर इंडस्ट्री को हर जगह लोकेट नहीं किया जा सकता है. कुछ जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं. जोग्राफिकल फैक्टर मतलब नेचुरल फैक्टर्स हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल इज नेचुरल प्रोडक्ट, and which are the places where coal will be available, which are the places where water will be available. It is already decided by nature. तो किस एरिया में रॉ मटेरियल मिलेगा ये जोग्राफिकल फैक्टर में आता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा ये भी जोग्राफिकल फैक्टर में आता है.
गुड क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, वो कहाँ मिलेगा, वो पहले से ही नेचुरल फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर में रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन आता है। नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में आता है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पावर की सप्लाई, इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मात्रा में पावर बिजली चाहिए। चीप लेब एंड स्किल्ड लेबर, सस्ते और निपुण मजदूर चाहिए। हर तरह की इंडस्ट्री में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, स्किल्ड लेबर, इंजीनियर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ टाइप्स ऑफ लेबर इज नीडेड। इसको भी ध्यान में रखना पड़ता है स्टैब्लिश करने के पहले इंडस्ट्री को, कि वहाँ मिलेंगे कि नहीं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, तो रॉ मटेरियल को माइनिंग एरिया से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एरिया से उसको फैक्ट्री तक लाना है, फिर उसको मार्केट तक पहुँचाना है। तो कोई भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने के समय इस बात को ध्यान रखा जाता है कि उस एरिया में कितना ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। मार्केट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ वंस द फिनिश प्रोडक्ट इज मेड, वेयर इल बी गोइंग टू बी सोल्ड, ये फिर कहाँ बेचा जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है कि मार्केट भी नज़दीक में हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी, पूंजी तो की भी देखा जाता है कि अब इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि मतलब कॉटेज इंडस्ट्री है, तो उसके हिसाब से पूंजी की जरूरत पड़ती है। और सूटेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार की नीतियां भी प्रभावित करती है इस इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट में, कि कैसा टैक्स पैटर्न रहेगा, कैसा मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर छूट देगी अगर इस्टेब्लिश होता है कोई इंडस्ट्री। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ फैक्टर्स, geographical factors and non-geographical factors, which include availability of raw material, that is very much important, availability of water, climate, and availability of skilled labor, unskilled labor, electricity, transport and communication, market, capital investment, suitable government policies. Next, industrialization and urbanization go hand in hand. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग ऑफ इंडस्ट्री इन गिवन एरिया और इन ए कंट्री। तो किसी देश में धीरे धीरे जो इंडस्ट्री की स्थापना होती है उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं, औद्योगिकीकरण कहते हैं। एक उद्योग स्थापित हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर उद्योगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो हम कहेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। उसी तरह से शहरीकरण, शहर की संख्या जब धीरे धीरे बढ़ती है, या छोटे शहर है उसकी जनसंख्या धीरे बढ़ती है, शहर की आबादी बढ़ती है, शहर का एरिया बढ़ता है, तो कहेंगे उसे कि शहरीकरण हो रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन जो है एक साथ चलते हैं। बहुत सारे ऐसे टाउन्स हैं जो बाद में मतलब शुरू शुरू में केवल इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल लोकेशन था, जैसे जमशेदपुर है, बोकारो है, ये सब पहले इंडस्ट्रियल यूनिट लगी, लेकिन बाद में धीरे वो शहर बन गया। तो आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स अर्बनाइजेशन फॉलोज एंड वाइस वर्सा। तो किसी भी प्लेस पर अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित होती है तो धीरे धीरे वहाँ शहरीकरण भी शुरू हो जाता है। यहाँ कोई शहर है तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट मिलता है, बहुत सारी बैंकिंग इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलती है। तो इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्ट होने से शहर बसते हैं, या शहर बसे हुए हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज, कभी कभी किसी शहर के नज़दीक में कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो इन हैंड इन। एग्जाम्पल, लेबर, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिस्ट टू सिटी। तो कहीं पर अगर इंडस्ट्री स्थापित होती है तो लेबर के लिए क्वार्टर चाहिए, लेबर के रहने के लिए, फिर वहाँ उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए, मार्केट चाहिए, और इस तरह से धीरे धीरे वो शहर का रूप ले लेता है। और कोई सिटी है, शहर है, ऑलरेडी बसा हुआ है, तो वहाँ पर मार्केट फैसिलिटी मिलती है, और बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर की सुविधा मिलती है, तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री भी स्थापित होने लगते हैं। So that is why industrialization and urbanization go in hand, as agriculture and industry are interdependent and their development go hand in hand. Next, types of industry. How can we categorize industry on in different categories? हम कैसे उद्योगों को डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, उस इंडस्ट्री में जो कच्चा माल रॉ मटेरियल का यूज हो सकता है उसके अनुसार या तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है, कृषि आधारित उद्योग, या मिनरल बेस्ड खनिज आधारित उद्योग हो सकता है। मेन रोल, अगर कोई इंडस्ट्री है और उसका प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का यूज क्या होता है, उसके हिसाब से बेसिक और की इंडस्ट्री हो सकती है या कंज्यूमर इंडस्ट्री होती है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उस इंडस्ट्री में कितनी पूंजी लगती है, पूंजी के हिसाब से स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री हो सकती है। ओनरशिप, मालिक कौन है, इसके आधार पर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, चार तरह के इंडस्ट्री हो सकते हैं। बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का बनावट और उसका
कितना वो भारी है, इसके आधार पर आपका हेवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री हो सकता है। तो वी कैन क्लासिफाई द इंडस्ट्री इनटू 5 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेसिस, अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मेन रोल ऑफ द प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप एंड अकॉर्डिंग टू बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। We see here on the basis of source of raw materials. Raw material के source के आधार पर there are two types of industry: agro based and mineral based. Agro based industry use agricultural raw materials like cotton, wool, jute, silk, textile, rubber, sugar, tea, coffee, etc. तो वुल तो चूंकि मतलब सिप से आता है, लेकिन वो भी एग्रो बेस्ड भी है। सिल्क वॉर्म से सिक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है, लेकिन वो कोई एनिमल इंडस्ट्री नहीं है, वो भी एग्रो बेस्ड है। मिनरल बेस्ड में आपका मिनरल्स का यूज होता है, जैसे आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो मेन रोल किसका? प्रोडक्ट का। दिस इंडस्ट्री अगर बेसिक और की इंडस्ट्री है तो उसका जो प्रोडक्ट है, सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। तो बेसिक और की इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जिसका जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो फिर किसी दूसरे इंडस्ट्री में चला जाता है एज ए रॉ मटेरियल। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को ले लीजिए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आयरन तैयार होता है, केवल लोहा तैयार होगा, वो भी आयरन ओर से, खनिज से। अब ये आयरन से और इंडस्ट्री में लोहा जब बन गया तो फिर लोहा से आपका मशीन्स भी बनेंगे, उस लोहे से फिर कार भी बनेगी, उस लोहे से फिर मतलब सरिया भी बनेगा, उस लोहे से फिर बहुत प्लेट्स बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, तो अलग अलग इंडस्ट्री में जाएंगे। उसी तरह से कॉपर स्मेल्टिंग, मतलब आपका तांबा बनाने वाला कारखाना है। अब उसमें तांबा बन गया तो फिर वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में जा सकता है, जहाँ तांबा के कॉपर से मतलब मतलब तार बन सकते हैं। फिर कॉपर का यूज़ यूटेंसिल में भी जा सकता है। उसी तरह से एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री से एल्युमिनियम जब बनेगा तो वो फिर आपका यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के उद्योग में, प्रेशर कुकर और इस तरह के दूसरे बर्तन बनाने में यूज हो सकता है। उसी तरह से इट में बी आल्सो यूज्ड इन एरोप्लेन इंडस्ट्री। एरोप्लेन का बॉडी भी एल्युमिनियम से बनता है, उसमें बहुत सारे दूसरे चीज़ें मिलाई जाती हैं। उसी तरह से जो हमारे रोड के साइड में पोल पर, इलेक्ट्रिक पोल पर वायर होते हैं, वो भी एल्युमिनियम होता है। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री में एल्युमिनियम तैयार हुआ, फिर वो अलग अलग इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल जाएगा, फिर वहां दूसरा चीज प्रोडक्ट। तो दोज इंडस्ट्रीज विच प्रोडक्ट are used as a raw material for other industry, that is known as basic and key industry. And consumer industry are those industries which products are directly used by the consumer. तो कंज्यूमर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट को कंज्यूमर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, इस तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी के आधार पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इसमें ओवर द टाइम्स लिमिट्स गवर्नमेंट चेंज करते रहते हैं कि इतना पूंजी से ऊपर को लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, इतना पूंजी तक को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे, इससे नीचे वाले कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। तो लार्ज अर्लियर द लार्ज स्केल इंडस्ट्री वेयर सपोज टू बी वेयर इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़ और मोर, बट नाउ इट इज 5 करोड़। तो आजकल मतलब 5 करोड़ से ऊपर के इन्वेस्टमेंट वाले इंडस्ट्री को हम लोग लार्ज स्केल इंडस्ट्री करते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स भी काम करते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बड़े बड़े हैं, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो ये ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, तो ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इफ द मैक्सिमम लिमिट इज अप टू 1 करोड़ देन इट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो जिसमें 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आता है। और कॉटेज इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट होता है और ये हाउस होल्ड लेवल पर और हाउस होल्ड पीपुल के सहयोग से चलता है। और इसमें तो फिर आपका छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, जैसे कि आपका मैंने ईटेबल आइटम बनाने वाला, जैसे कि पापड़ का है, अगरबत्ती बनाना है, इस तरह के जो है मैच बॉक्स बनाना है, तो ये सब छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के आधार पर। तो मालिकाना हक के आधार पर हु ओन्स एंड रेगुलेट द इंडस्ट्रीज के आधार पर 4 प्रकार के। पहला, पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक उपक्रम या सरकारी कारखाने। तो सरकारी कारखाने कौन होते हैं? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी, जिसको सरकार या सरकार की एजेंसियां चलाती हैं। भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, भारत संचार निगम, ये जितने भी इंडस्ट्री हैं, मतलब ये सब गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। प्राइवेट सेक्टर कौन है? ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ।
कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलकर जब निजी कंपनी चलाता है तो उसे प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा इंडस्ट्री लिमिटेड, बजाज इंडस्ट्री लिमिटेड, महिंद्रा इंडस्ट्री लिमिटेड, मारुति उद्योग, तो गवर्नमेंट का उसमें सपोर्ट है। नेक्स्ट, ज्वाइंट सेक्टर, द इंडस्ट्री विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो जब सरकार और प्राइवेट लोगों का समूह मिलकर किसी इंडस्ट्री को चलाता है तो उससे ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जब गवर्नमेंट सेक्टर की कोई इंडस्ट्री जो है घाटे में चलती है तो गवर्नमेंट उसका कुछ शेयर मार्केट में बेच देती है, तो वो मार्केट प्राइवेट लोग खरीद लेते हैं, तो फिर वो ज्वाइंट सेक्टर बन जाता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव तो आप जानते ही हैं सोशलिज्म का आधार रहा है। तो इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ। तो जिस इंडस्ट्री का मालिक कोई एक व्यक्ति ना होकर लोगों का समूह होता है, और वो समूह कौन हो सकता है, जो उसमें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं या जो वर्क करते हैं उसमें, वो सभी लोग एज ए होल उसके प्रॉपर्टी ओनर होते हैं। और ये दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस प्रोपोर्शनेटली। तो ये सारे रिसोर्सेज को एक साथ मिलाकर प्रोडक्शन करते हैं, और उनके बीच में ही अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपस में उनके बीच बढ़ जाता है अनुपात में, और अगर घाटा होता है तो वो भी सहना पड़ता है। शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, द कॉयर इंडस्ट्री एंड केरला। तो इस तरह के कुछ इंडस्ट्री जो है साउथ इंडिया में, ये आपका कोऑपरेटिव में, आपका सुधा डेयरी भी कोऑपरेटिव में। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश गुड्स। अब इंडस्ट्री में किस तरह का रॉ मटेरियल यूज होता है, कितना भारी है, इसके आधार पर दो तरह की इंडस्ट्री होती है, हेवी इंडस्ट्री एंड लाइट इंडस्ट्री। तो हेवी इंडस्ट्री नाम से ही स्पष्ट है, हेवी इंडस्ट्री यूज हेवी एंड बल्की रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस हेवी मटेरियल्स। तो ये बड़े बड़े भारी रॉ मटेरियल का यूज करते हैं और प्रोडक्शन भी इनका भारी होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री मतलब हल्के होते हैं, तो लाइट इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट मटेरियल्स। तो ये हल्के कच्चे माल का उपयोग करते हैं और हल्का प्रोडक्शन भी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फैंस, वॉचेज, सोइंग मशीन्स। एग्रो बेस्ड, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 5 टाइप्स के इंडस्ट्री को 5 बेसिस पर। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हम देखते हैं पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यहाँ पर देखिए कॉटन बॉल है, और यहाँ पर कॉटन को गाइनिंग प्रोसेस से कॉटन को अलग किया जा रहा है। यहाँ वीविंग हो रहा है, देखिए ये हैंडलूम से, हाथ से कपड़ा बुना जा रहा है। यहाँ पावर लूम है, मशीन से बुना जा रहा है। ये जूट्स की रस्सियाँ हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है सब। कॉटन टेक्सटाइल, तो कॉटन टेक्सटाइल सूती कपड़ा उद्योग। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन मुंबई 1854। तो भारत में सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल मिल का स्थापना मुंबई में 1854 में हुई, एंड दैट टाइम द British rule was in India. The cotton textile is mainly located in Maharashtra and Gujarat. In the beginning, the cotton textile mill were established in Maharashtra and Gujarat due to few factors, because localization of factories are determined by factors which we have already discussed. Location किसी इंडस्ट्री का फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होता है। तो शुरू शुरू में भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में ही कॉटन टेक्सटाइल मिल क्यों स्थापित है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एज ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट। तो वहाँ पर रॉ मटेरियल जो था कॉटन बहुत आसानी से उपलब्ध था, क्योंकि वो एरिया में कॉटन प्रोड्यूसन करने के लिए जो पार्टिकुलर सॉइल है, ब्लैक सॉइल, वो महाराष्ट्र गुजरात में बहुत भारी, मतलब बहुत क्षेत्र में फैला हुआ, बड़े क्षेत्र में वहाँ ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी है, जिसमें कॉटन की खेती अच्छी सी होती है, इसलिए रॉ मटेरियल वहाँ आसानी से उपलब्ध रहता था। गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूड पोर्ट फैसिलिटी। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में बड़े बड़े बंदरगाह थे। उस जमाने में विदेशों से व्यापार पानी के जहाज़ों से होता था, तो बंदरगाह की उपस्थिति से भी यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर भी चीप, मात्र सस्ते लेबर भी उपलब्ध थे। गुड मॉइस्ट क्लाइमेट, नमी युक्त जलवायु। कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट की क्यों आवश्यकता है? देखिए, टेक्सटाइल मिल में तो कपड़ा तैयार होता है, तो कपड़ा तैयार करने के लिए आपका फर्स्ट रॉ मटेरियल क्या हुआ? कॉटन नहीं हुआ। कॉटन से पहले थ्रेड बनेगा, कॉटन से पहले यार्न बनेगा, थ्रेड बनेगा, फिर थ्रेड से को बुन करके कपड़ा बनेगा। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल में हमें पहले चाहिए क्या? थ्रेड। और थ्रेड कैसे आएगा? कॉटन को स्पाइनिंग करके। तो थ्रेड का स्पाइनिंग बहुत अच्छा से होता है अगर क्लाइमेट में नमी है। अगर ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो थ्रेड टूट टूट जाएगा, तो फिर थ्रेड का ही जब निर्माण नहीं होगा तो फिर वहाँ कपड़े का निर्माण मुश्किल होगा, क्योंकि थ्रेड को ही तो वीविंग करके कपड़ा बनाया जाता है। अब वीविंग आप मशीन से करेंगे तो पावर लूम का यूज करेंगे, और हाथ से करेंगे तो हैंडलूम का यूज करेंगे, हाथ के चलने वाली करगा, लूम बने करगा। तो मॉइस्ट क्वालिटी इज ऑल्सो गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेन एक्सपोर्ट्स जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल
इंडस्ट्री है ये काफ़ी डेवलप्ड है, और हम जापान, यूएसए, यूके जैसे डेवलप्ड नेशंस को भी अपना एक्सपोर्ट करते हैं कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स। तो कॉटन टेक्सटाइल जो सूती वस्त्र है, ये सूती वस्त्र 3 मेथड से प्रोड्यूस किए जाते हैं। या तो हैंडलूम, हाथ से बुनकर वो वस्त्र बनाए जाएंगे, पावरलूम या वो मशीन से वस्त्र बनाए जाएंगे, या मील से बनाए जाएंगे। कॉटन टेक्सटाइल इन्वॉल्व स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, टेलरिंग, पैकेजिंग टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी मतलब इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। और इसमें जैसे गाइनिंग है, गाइनिंग एक एक्टिविटी है, इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉटन बॉल से कॉटन को अलग किया जाता है। कॉटन के जो मतलब उसके बीज है, उसके कॉटन के बीज से कॉटन को निकाल अलग किया जाता है। स्पाइनिंग, फिर जो रेसे हैं कॉटन से, उससे स्पाइनिंग करके धागा बनाया जाता है। फिर वीविंग होता है, फिर डाइंग, रंगने का भी काम होता है। डिजाइनिंग करने का भी काम करने के लिए कुछ स्किल लोग होते हैं। टेलरिंग का काम होता है, पैकेजिंग का काम होता है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री involves many indirect activities which provides jobs to various other types of people also, like gaining, spinning, weaving, dyeing. टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इंडियन इकोनॉमी में क्या मतलब कंट्रीब्यूशन है? इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद इंडिया में सबसे बड़ा ये सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग जॉब। तो लाइवलीहुड या जीविका चलाने के लिए लोगों का सबसे बड़ा ये क्षेत्र है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन टेक्सटाइल भी आता है, जूट भी आता है, सिल्क भी आता है और वुलन भी आता है। मैं यहाँ कॉटन टेक्सटाइल की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, वस्त्र उद्योग की बात कर रहा हूँ। यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। भारतीय अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। एड्स 14% टू द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 4% टू। तो जितना इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है उसका 14% केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, और जीडीपी में इसका योगदान 4% तक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जहाँ तक बात है तो 35 मिलियन पीपुल को ये मतलब डायरेक्टली, और इससे संबंधित जो छोटे छोटे और एक्टिविटीज इंडस्ट्री होते हैं उसमें 90 मिलियन पीपुल का जॉब मिलता है। ग्रॉस एक्सपोर्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 30% तक हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होती है। सेल्फ रिलायंट है हम लोग इस इंडस्ट्री में, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू प्रोडक्ट्स। लोकेशन के लिए क्या फैक्टर है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इनिशियली कंसंट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। मुंबई वाज द लार्जेस्ट। तो शुरू शुरू में इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात जो कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया था, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लैक सॉइल, वहाँ पर ही कंसंट्रेट था। क्यों? और कुछ फैक्टर थे, क्लाइमेट भी मॉइस्ट मिलता था जो कि स्पाइनिंग के लिए काफ़ी सूटेबल था। रॉ मटेरियल जो थे वहाँ आसानी से मिलते थे कॉटन, क्योंकि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल वहाँ आसानी से मिलता था। चीप लेबर्स, मुंबई और गुजरात में चीप लेबर्स, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया था। स्किल्ड और स्किल्ड लेबर दोनों मिलते थे। मार्केट, रेडीमेड मार्केट इन मुंबई बोथ फॉर इंडियन एंड अबॉर्ड। एंड ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स एंड इम्पोर्ट मशीनरी। तो ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा थी, विदेशों में माल भेजने के लिए भी पोर्ट की फैसिलिटी थी, और मशीनें मंगाने के लिए फैसिलिटी थी। सिग्निफिकेंस कंट्रीब्यूशन टू अदर सेक्टर, क्लोज एसोसिएशन विथ एग्रीकल्चर। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर से काफ़ी नज़दीकी संबंध है, क्योंकि प्रोवाइडिंग लिविंग टू फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर जो कॉटन प्रोडक्शन में इंगेज, उनको लाइवलीहुड मिलती है। कॉटन बॉल प्लकर्स को भी लाइवलीहुड मिलती है। वर्कर्स इंगेज इन गाइनिंग, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग, पैकिंग, स्विंग, टेलरिंग, इन लोगों को भी अपनी जीविका चलाने का एक सहारा हो जाता है। तो ये इनडायरेक्टली दूसरे सेक्टर को भी हेल्प करती है। जो सप्लाई इंडस्ट्री, डिमांड सपोर्ट एंड अदर इंडस्ट्री। केमिकल्स, दूसरे इंडस्ट्री का भी ये हेल्प करती है, जैसे केमिकल एंड डाइज। ये केमिकल एंड डाइज इंडस्ट्री से केमिकल और डाइज खरीदती है रखने के लिए। मिल स्टोर्स होते, पैकेजिंग मटेरियल्स खरीदती है ये इंडस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ टाइप ऑफ लेबर्स। खादी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन कॉटन इंडस्ट्री ऑल्सो। ये देखिए, दिस इज द पिक्चर। फर्स्ट इज गाइनिंग, देख सकते हैं ये गाइनिंग प्रोसेस हो रहा है, इतने लेबर बैठे हुए हैं, और ये कॉटन को कॉटन बॉल से प्लग करके हटा करके यहाँ पर साइड में रख रहे हैं। दूसरा पिक्चर देखिए, ये यार्निंग हो रहा है, स्पाइनिंग हो रहा है। करघा से मतलब कॉटन के सहारे धागा तैयार हो रहा है। ये धागा तैयार हो रहा है, इसको हम यार्निंग या स्पाइनिंग कहते हैं। मशीन से भी धागा तैयार होता है। और ये तीसरा देखिए, मशीन से वीविंग हो रहा है,
यहाँ कपड़ा बन रहा है मशीन की वीविंग से, और ये देखिए वीविंग हो रही है, धागे से वीविंग हो रही है, लेकिन ये हैंडलूम है, ये हाथ के चलने वाले करके से हो रहा है, मैनुअल वीविंग। नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस डिसएडवांटेज। लो रॉ मटेरियल, यहाँ का जो रॉ मटेरियल है लो क्वालिटी है, मतलब कि हमारा का जो कॉटन का जो रेशा है वो हमारा मीडियम स्टेपल कॉटन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन का रेशा तीन तरह का होता है, शॉर्ट स्टेपल, मीडियम स्टेपल एंड लॉन्ग स्टेपल। छोटे लंबाई के धागे, मध्यम लंबाई के धागे और लंबे लंबाई के रेसे, सॉरी रेसे। तो कॉटन का जो रेशा होता है उसकी लंबाई तीन तरह की होती है, शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग। तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता, और वस्त्र बनाने में लॉन्ग स्टेपल कॉटन के ज़्यादा यूज होता है, अच्छा माना जाता है, और इसको इंडिया का इंपोर्ट करना पड़ता है। लो क्वांटिटी, हम लोग पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन का केवल 10% ही कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स करते हैं, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी ज़्यादा नहीं मिलता है। अनसर्टेनिटी इन मार्केट लाइक प्राइसेस एंड डिमांड्स, तो प्राइसेस और डिमांड्स में भी इसमें फ्लक्चुएट होता है। लैक ऑफ पावर, तो इरेटिक एंड नॉट रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर, नॉट गुड यूज मशीनरी, तो मशीनरी भी बहुत पुराने हो चुके हैं, पावर लूम्स एंड बहुत लूम्स पुराने हो चुके हैं। एब्सोल्यूट मशीनरी, ओल्ड मशीन्स यूज करते हैं। अप टू डेटेड कंप्यूटराइज मशीनरी का अभाव है, प्राइवेट सेक्टर में तो कुछ है। हाई कॉस्ट, नॉट एबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू कॉस्ट, तो हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ज़्यादा पड़ जाता है मिल प्रोडक्शन का, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाते हैं। स्टिफ कंपटीशन इन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कॉस्ट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, तो नायलन, टेर्लिन, ये सब जो सिंथेटिक फाइबर आ जाने से हमें कंपटीशन ज़्यादा मिलता है, क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्पाइनिंग, लेस नंबर ऑफ इंडस्ट्री ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, तो स्पाइनिंग का वर्क केवल महाराष्ट्र और गुजरात में ही ज़्यादा है, पूरे इंडिया में डाइवर्सिफाइड नहीं हुआ है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन मॉइस्ट वही मिलती है। तो लो प्रोडक्टिविटी और स्किल्ड लेबर है, तो इस तरह से हमारा ये कुछ प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है इस इंडस्ट्री के। नेक्स्ट, ये देखिए कपड़ा तैयार हो रहा है टेक्सटाइल में, ये बड़ी बड़ी मिल सेक्टर के हैं। कॉटन टेक्सटाइल देख लीजिए, ये स्टार से दिखाया हुआ है, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे। अब ये तो डाइवर्सिफाइड भी हो गया है, मुरादाबाद आगरा में भी है, कानपुर में भी है, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद है, हुगली है, साउथ इंडिया में देखिए कोयम्बटूर है, मदुरई है, चेन्नई है। तो आज इंडिया में ये डिसेंट्रलाइज हो गया है, लेकिन स्पाइनिंग अभी भी महाराष्ट्र और गुजरात में ड्यू टू माइस क्वालिटी होता ही होता है। जूट इंडस्ट्री, देखिए जूट इंडस्ट्री ये एक फसल है, इसको पहले मतलब कटाई के बाद इसको फिर पानी में रेटिंग करते हैं, सड़ने के लिए छोड़ते हैं, तब इसका बार्क छिलका आसानी से निकलता है, तो इसके लिए पानी की भी उपलब्धता जरूरी है। तो जूट इंडस्ट्री, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, देयर आर अबाउट 80 जूट मिल्स इन आवर कंट्री, 70 यहाँ गलत हुआ हुआ है, तो 80 जूट मिल्स हैं इंडिया में। फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन रिसरा कोलकाता इन 1859, भारत में पहला जूट मिल कोलकाता में 1859 में स्थापित किया गया। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स, बैग्स, कारपेट, जूट का यूज रस्सी, बैग्स और कारपेट्स बनाने में यूज होता है। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल, तो बहुत सारे जो इंडिया में जूट्स मिल है 80 लगभग है, वो हुगली, अभी तो 70 बच गए हैं, शुरू शुरू में 80 थे, तो हुगली रिवर के मतलब किनारे किनारे ये है। क्यों हुगली रिवर के आसपास ही जूट मिल इंडिया में क्यों है और कहीं क्यों नहीं है, उसके कुछ कारण है। रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, तो कच्चा माल जो है जूट, जो कच्चा जूट का उत्पादन मतलब जूट का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ये वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादा बोया जाता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का ये फसल है। इन स्पेंसिक वाटर ट्रांसपोर्ट, वहाँ पर नदियाँ हैं तो वहाँ पर सस्ते वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलती है। गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज, तो रेलवेज, वाटरवेज एंड रेलवेज, रोडवेज तीनों का वहाँ पर साधन ट्रांसपोर्टेशन का अच्छी तरह से उपलब्ध है बंगाल में। और एबंडेंस वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, तो रॉ जूट को आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल की कटाई होने के बाद इसका रेटिंग करते हैं, एक प्रोसेस है जिसमें उसको सड़ाना पड़ता है पानी में रखकर, तो वहाँ पर पानी भी खूब उपलब्धता है। चीप लेबर फॉर वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, तो वेस्ट बंगाल के साथ साथ बिहार उड़ीसा से भी सस्ते लेबर मिल जाते हैं। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर, एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र प्रदान करता है कोलकाता, जो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी भी प्रदान करता है। Next, problems. Raw material के problems. After independence, most of the jute producing areas went to Bangladesh, resulting in acute shortage of raw jute. तो बहुत सारे मिल तो इंडिया में रह गए, लेकिन हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है 2/3 वो बांग्लादेश में चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस ने। तो
क्योंकि वो पूर्वी पाकिस्तान था शुरू शुरू में, तो इसलिए हमें रॉ जूट की कमी हो गई। इंटरनेट, क्योंकि अब केवल वेस्ट बंगाल में ही इसकी खेती होती है। अब जो बहुत बड़ा बांग्लादेश में इलाका पड़ता है वो 1947 से पहले इंडिया में ही था। तो देश का जब डिवीजन हुआ तो पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो पूर्वी पाकिस्तान ही बाद में 1972 में बांग्लादेश में कन्वर्ट। International competition, India has to face stiff competition from synthetic packaging material and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt. तो इंटरनेशनल मार्केट में इसके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन है। आजकल सिंथेटिक पैकेजिंग आ गए हैं, मतलब कि आजकल तो प्लास्टिक के बैग में बहुत सारी चीज़ें पैकेजिंग हो रही है। प्लास्टिक नहीं आया था तो उसके पहले हम सारे पैकेजिंग जूट के बोरा में करते थे, तो इसकी डिमांड घट गई। फिर जूट का प्रोडक्शन में बांग्लादेश, ब्राज़ील और फिलीपींस भी बहुत आ गए हैं जूट प्रोडक्ट्स में, तो उससे भी कंपटीशन मिलता है। लेस डिमांड, अब इसका डिमांड घट गया ड्यू टू सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। तो ओवरऑल डिमांड फॉर जूट प्रोडक्ट इज ग्रेजुअली डिक्लाइन। तो धीरे धीरे जूट का डिमांड, जूट प्रोडक्ट्स का डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में घट गया, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स आ गए, प्लास्टिक की रस्सी भी आ गई, प्लास्टिक के बोरे भी आ गए, तो घटा इसका डिमांड। हाई प्राइसेस, इंडियन जूट इज बीइंग competed आउट इन इंटरनेशनल मार्केट ड्यू टू हाई प्राइसेस। तो इंटरनेशनल मार्केट में भारत का जूट प्रोडक्ट्स टिक नहीं पाता है, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है। और मैन्युफैक्चरिंग क्यों, यूज ऑफ ऑब्सोल्यूट मशीनरी, बहुत पुराने ढंग का मशीन यूज करते हैं, इनसफिशियंट और इन इकोनॉमिक यूनिट्स है, लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर, जूट का प्रोडक्शन भी कम है, अनस्किल्ड लेबर है। तब इतने प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट टुक सब इनिशिएटिव, भारत सरकार ने जूट इंडस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिए, प्रयास किए। नेशनल जूट पॉलिसी बना 2005 में। नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, नेशनल जूट पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, उद्देश्य थे। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाना, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रोडक्शन की कमी पड़ रही थी, बांग्लादेश चला गया था बहुत सा एरिया। इंप्रूविंग क्वालिटी बढ़ाना, इंश्योरिंग गुड प्राइसेस टू जूट फार्मर्स को अच्छे, मतलब पैसे उनको दिलाना ताकि वो अधिक से अधिक जूट की खेती करें। इनहेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर इसकी उपज बढ़ाना। कंपल्सन, कुछ कंपल्सरी रूल बने इस नेशनल जूट पॉलिसी में। गवर्नमेंट हैज मेड इन मैंडेटरी टू यूज जूट पैकेजिंग। अब प्लास्टिक की जगह पर जूट पैकेजिंग कहीं कहीं किसी किसी डिपार्टमेंट में, किसी किसी सेक्टर में मैंडेटरी कर दिया गया। डिमांड टू स्टिमुलेट डिमांड, टू स्टिमुलेट डिमांड प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। जूट प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़े मार्केट में, इसके लिए इसके प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाया कि, और बोरा ही नहीं बनेगा, चट ही दरी ही नहीं बनेगी, बल्कि इससे बैग्स भी बनेंगे, क्लॉथ्स भी बनेंगे, रैक्स भी बनेंगे, गनी बैग्स भी बनेंगे, छोटे छोटे पर्स भी बनेंगे। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे। एंड इको फ्रेंडली, रिसेंटली क्या हुआ, पॉल्यूशन के चलते, जो कि सिंस इट इज इको फ्रेंडली, तो ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फ्रॉम इन्वायरमेंट, तो धीरे धीरे संसार लेवल पर जब ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन का जब ये मतलब लोगों का कंसर्न हुआ, तो लोगों ने जूट के यूज पर काफ़ी माने थ्रस्ट दिया, और हर गवर्नमेंट इस पर मतलब प्रयास रही कि ये चूंकि बायोडिग्रेडेबल है, इको फ्रेंडली है, इसलिए जूट प्रोडक्ट का यूज होना चाहिए, और इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी हुई कि जूट प्रोडक्शन का डिमांड बढ़ा। नेक्स्ट, शुगर इंडस्ट्री। इंडिया स्टैंड सेकंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड स्थान पर शुगर के प्रोडक्शन में है। इंडिया ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसारी। तो शुगर भी शुगर केन के मतलब रस से बनता है, और गुड़ और खंडसारी भी शुगर केन के रस से, ईख के रस से ही बनता है। लेकिन गुड़ और खंडसारी में इंडिया टॉप पोजीशन है। खंडसारी भी एक गुड़ जैसा ही पदार्थ है, मटेरियल है, वो भुरभुरा भी उसको कहते हैं। द रॉ मटेरियल यूज इन इंडस्ट्री इज बल्की। शुगर इंडस्ट्री में जो इसका रॉ मटेरियल है ईख, ये बहुत भारी और बल्कि होता है, और इसके साथ एक खतरा जुड़ा हुआ है, इसका रस कटने के बाद सूखने लगता है। तो इन शुगर इंडस्ट्री में फसल कटाई के बाद तुरंत उसको फैक्ट्री तक पहुंचना चाहिए। अगर उसका रस या सुक्रोज सूखेगा तो फिर शुगर इंडस्ट्री में घाटा होगा। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन। भारत में कॉटन इंडस्ट्री के बाद एग्रो बेस्ड जो सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो शुगर इंडस्ट्री। कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है इंडिया में, वो है शुगर इंडस्ट्री। इन 2010-11 देयर वर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री, स्प्रेड ओवर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। तो 2010-11 में भारत में 662 शुगर मिल्स थे, और ये नॉर्थ इंडिया में भी थे और साउथ इंडिया में भी। नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा थे, और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये नॉर्थ इंडिया से शिफ्ट होकर साउथ इंडिया में जा रहे हैं। अब शुगर इंडस्ट्री साउथ इंडिया की ओर क्यों शिफ्ट हो रही है, ये हम पढ़ेंगे
अगले टॉपिक में। मोस्ट ऑफ द मिल आर नियर शुगर कल्टिवेटेड एरिया, तो ये भी इसका लोकलाइजेशन फैक्टर क्या है, इस इंडस्ट्री का लोकलाइजेशन वही होगा जहां पर इसका प्रोडक्शन नियर बाई में हो और इजिली अवेलेबल हो। शुगर इंडस्ट्री शुगर ग्रोइंग एरिया के बीच में ही इस्टेब्लिश किया जाता है, ज़्यादा दूर नहीं किया जाता है, क्योंकि आफ्टर वंस द शुगर केन इज हार्वेस्टेड इट इज रेडिली नीडेड टू बी शिफ्टेड टू द इंडस्ट्री। तो इसको तुरंत इंडस्ट्री तक पहुंचाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसका रस सूखे ना। सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस इंडस्ट्री का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट बेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर कॉटन, कॉटन के बाद सेकंड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ इन कंट्रीब्यूशन टू द नेट वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। इंप्लाइज मोर देन 3.2 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एंड 25 मिलियन इनडायरेक्टली। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी फॉर गवर्नमेंट, 460 शुगर मिल्स, रिसेंटली 662 मिल्स। डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो विस्तार है इंडस्ट्री का, ये नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ में। नॉर्थ में ये यूपी महाराष्ट्र बिहार हरियाणा, यूपी बिहार हरियाणा पंजाब में है, और साउथ इंडिया में महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में। लोकेशनल फैक्टर, रॉ मटेरियल इज वेरी वेरी हेवी एंड पेरिसेबल। शुगर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग एज लॉस ऑफ सुक्रेज, तो इसका पहले तो हेवी होता है रॉ मटेरियल, और पेरिसेबल मैंने रस इसका सूखता है, बर्बाद होने वाला होता है। कटने के बाद इसको गेहूं चावल के जैसा बहुत दिन तक नहीं रख सकते हैं, कॉटन के जैसा बहुत दिनों तक नहीं रख सकते हैं, ये नष्ट होने वाला होता है, पेरिसेबल होता है। और शुगर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसके सुक्रेज जो है वो सूखने लगते हैं, लॉस होता है। शुगर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, हाउलेज, इसका ट्रांसपोर्टेशन भी लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं किया सकता है। जहां शुगर केन का प्रोडक्शन होता है उसी एरिया के आसपास ही इस इंडस्ट्री भी होना चाहिए, so that it reduces the sucrase loss of sucrase content. Thus mills are established near the area of cultivation. तो शुगर मिल का इस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेशन एरिया में ही किया जाता है, because first it is heavy and perishable, and also there is chances of loss of sucrose. If you will transport it for the longer duration, it will take much time, and there is chances of loss of sucrose. So generally this industry is established near the cultivation area. मोस्ट ऑफ द मिल्स इन अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर इन साउथ इंडिया, तो साउथ इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्री जो है कोऑपरेटिव में है, और साउथ इंडिया की तरफ इंडस्ट्री शिफ्ट क्यों कर रही है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्क डिफरेंसेस एज द बेटर कंडीशन प्रिवेलिंग इन पेनिनसुलर इंडिया, तो व्हाई द शुगर इंडस्ट्री आर शिफ्टिंग इन साउथ इंडिया, बिकॉज देर आर फ्यू factors suitable for this. What are those factors? The sugar industry gradually shifted from north to south India. Previously, North India used to produce 90% of India's sugar, which is reduced to 35 to 40%. शुरू में नॉर्थ इंडिया में भारत का 90% चीनी उपजता था, लेकिन अब मात्र 35 से 40% ही होता। क्यों? क्लाइमेट, शुगर के नीचे ट्रॉपिकल क्रॉप, पेनिनसुलर इंडिया हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विच गिव्स हायर यील्ड पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है, और इसमें ओशनिक क्लाइमेट हेल्प करती है, मॉइस्ट क्लाइमेट हेल्प करती है, रस ज़्यादा बनता है, इसलिए पर हेक्टर यूनिट जो इसका प्रोडक्शन है वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है पेनिनसुलर इंडिया से। दूसरा है हायर सुक्रोज कंटेंस, प्रति ईख रस की मात्रा भी साउथ इंडिया में ज़्यादा होती है नॉर्थ इंडिया के शुगर केन के कंपैरिजन में। ड्यू टू फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन द सुक्रोज कंटेंट इज आल्सो रिमेन हायर इन ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ शुगर केन ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के ईख में, एक ईख में जितना रस मिलेगा, नॉर्थ इंडिया के एक ईख में उतना रस नहीं मिलेगा। तो पहला तो क्लाइमेट अच्छा होता है कि पर हेक्टेयर उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, दूसरा हायर कंटेंट होता है शुगर का, सुक्रोज का। थर्ड, लॉन्ग क्रशिंग पीरियड, साउथ इंडिया के जो मिल है इसमें 7-8 महीने तक क्रशिंग पीरियड चलती है, 7-8 महीने तक प्रोडक्शन चलते रहता है। देखिए ये सीजनल इंडस्ट्री है, कहने का मतलब कि जब तक इसमें शुगर केन आते रहेगा तब तक उसकी पेराई चलती रहेगी और शुगर बनते रहेगा। लेकिन सालों भर तो खेत में हर महीने हम शुगर केन काट नहीं रहे हैं, एक खास मौसम में ही शुगर केन की कटाई होती है। एक बार फसल बोने के बाद 5-6 महीने के बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको कटाई होती है, और कटाई होकर फैक्ट्री में पहुंचेगी तब तो उसका मतलब यूज होगा शुगर बनाने में। तो ये ऐसा इंडस्ट्री है कि सीजनल है, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में 4 महीने तक ही इसमें काम चलता है, लेकिन साउथ इंडिया में 7 से 8 महीने तक चलता है। और बेटर मैनेजमेंट, साउथ इंडिया के बहुत सारे मिल कोऑपरेटिव में हैं, लॉस और प्रॉफिट वो आपस में बांटते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फायदे में चलते हैं। यही कारण है कि साउथ इंडिया में ये शिफ्ट हो रहा है। मेजर चैलेंजेस, इस उद्योग के क्या क्या मतलब समस्याएं हैं, इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री,
ये इंडस्ट्री में सालों भर काम नहीं चलता है, इसलिए मजदूरों को बाकी महीने बिना काम के बैठे रहना पड़ता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कमी है इस इंडस्ट्री की। सीजनल होता है। ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। शुगर का प्रोडक्शन अभी भी पुराने पद्धति से और मतलब इनएफिशिएंट मेथड से किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्रीज। अभी भी ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है। केन जो है, शुगर केन एक फैक्ट्री तक पहुंचने में देर होती है। और नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेजेस। शुगर की जब मतलब उसका क्रसिंग होता है, क्रसिंग करने से जो रस निकलता है, तो फिर उसमें बैगेजेस माने उसका छिलका बच जाता है, तो छिलका का बाई प्रोडक्ट के रूप में यूज करने का मैक्सिमाइज करना है। ये चार इसके प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम खनिज आधारित उद्योग देखते हैं। ये देखिए मिनी प्लांट है, ये आयरन एंड स्टील का मिनी प्लांट है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर में लग रहा है। मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। तो ये 7 तरह के इंडस्ट्री हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। पहला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यू सी, mineral based industry which use minerals or metals as raw material is known as mineral based industry. It is also the backbone of the country. Iron and steel industry is considered the backbone of the country. It is also heavy engineering and electronic industry. तो कौन कौन से बैकबोन ऑफ कंट्री समझे जाते हैं ये इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील को भी, हैवी इंजीनियरिंग को भी, जो बड़े बड़े अर्थ मूविंग मशीन्स इक्विपमेंट्स बनाते हैं, इंजन बनाते हैं। तो हेवी इंजीनियरिंग में इंजन बनाने का कारखाना, ट्रांसफार्मर बनाने का कारखाना और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाने का कारखाना। तो ये सब कुछ जो है बैकबोन ऑफ द कंट्री, आयरन एंड स्टील, हेवी इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे देश में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई, एक बार में नहीं हुई, धीरे धीरे 5 ईयर प्लान्स में हुई और अलग अलग देशों के सहयोग से हुई, पब्लिक सेक्टर में पहले हुई। व्हाट मेक्स अ बेसिक और की इंडस्ट्री और हेवी इंडस्ट्री? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, हेवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, इसकी समझ लेते हैं। हेवी इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट बोथ आर हेवी एंड बल्की। तो आयरन एंड स्टील में लोहा और इस्पात कारखाना का जो रॉ मटेरियल होता है वो भी भारी होता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो भी भारी होता है, बल्कि होता है, इसलिए हेवी इंडस्ट्री कहते हैं। इट कैरीज हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको चूंकि भारी होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आता है, रेलवे से करना पड़ता है, वाटरवे से करना। बेसिक और की इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? इट लेज द फाउंडेशन ऑफ अदर इंडस्ट्री। बहुत सारी जो इंडस्ट्री हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर ही आधारित है, क्योंकि उसका लोहा ही ये यूज करके फिर दूसरी चीज़ें बनाती है। जैसे मान ले हेवी इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग में बड़े बड़े मशीन बनेंगे, तो मशीन आप चाहे जेसीबी मशीन बनाइए या माने आपका बड़ा बड़ा ट्रैक्टर बनाइए, फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री है तो लोहा चाहिए, तो लोहा तो आयरन स्टील इंडस्ट्री से आएगा। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो लोहा को एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं, तो इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आप जानते हैं हर घर बनाने में छड़ का यूज होता है, बिल्डिंग बनाने में छड़ का यूज होता है, सरिया का यूज होता है, पिलर बनाने में यूज होता है, ये मतलब तो पुल हो, बिल्डिंग हो, तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसका डेवलपमेंट यूज होता है। ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें प्लास्टिक तो यूज होते ही हैं आजकल, लेकिन लोहा का भी यूज होता है। चेचिस सब लोहा का ही बना होता है, तो चेचिस के लिए ये ट्रांसपोर्टन और व्हीकल्स, कार उद्योग हो, जो भी सब के लिए ये लोहा प्रदान करता है आयरन स्टील इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री है आयरन स्टील इंडस्ट्री, और मिनी प्लांट्स भी होते हैं। तो लार्ज स्केल में ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मोर एम्प्लॉइज होते हैं, लार्ज एरिया कवर होता है, मशीनरी भी बहुत यूज होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, और प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट टाटा एक कंपनी है, टाटा आयरन स्टील कंपनी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है। तो स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, डिफेंस, मेडिकल्स, कंज्यूमर। तो स्टील जो है, आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील, आयरन भी बनेगा और स्टील भी बनेगा। तो आयरन में कुछ दूसरे चीज़ें मतलब मिनरल्स बिना करके उसको स्टील बनाते हैं। तो स्टील का जो यूज होता है वो डिफेंस इक्विपमेंट के लिए भी, मेडिकल्स इक्विपमेंट्स के लिए भी, कंज्यूमर बर्तन के लिए भी स्टील का यूज होता है। तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो जिस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री का, उस देश को डेवलप माना जाता है, डेवलपमेंट का इंडेक्स भी माना जाता है। वैसे आप रॉ मटेरियल कितना यूज होता है और कितना प्रोडक्शन होता है आप देख सकते हैं। 1 टन आयरन
बनाने के लिए 4 टन ऑफ आयरन ओर चाहिए, 2 टन ऑफ कोकिंग कोल चाहिए गलाने के लिए, और 1 टन ऑफ लाइम स्टोन। मतलब 6 टन कच्चा माल मिल करके 1 टन आयरन बनेगा। तो सोच लीजिए कि अगर इस इंडस्ट्री को हम रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी एरिया से दूर इस्टेब्लिश करेंगे तो कितना हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगा। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल अवेलेबल एरिया के नज़दीक ही स्थापित करना पड़ता है। वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड? लोकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? रॉ मटेरियल। इसका प्राइम जो लोकेशन फैक्टर है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में आयरन ओर आता है, कोकिंग कोल आता है, लाइम स्टोन आता है, मैग्नीज आता है, और ये सभी हेवी मटेरियल्स होते हैं। इसलिए लोकलाइजेशन फैक्टर जो इंडस्ट्री का है वो रॉ मटेरियल से ही प्रभावित होता है। ट्रांसपोर्ट भी इसके लिए जरूरी है, एन एफिशिएंट नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। तो एक बार फिनिश गुड हो गया तो फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। छोटा नागपुर प्लेटू जो इंडिया में इसका लिए आइडियल प्लेस है लोकलाइजेशन के लिए, और वहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में आयरन स्टील कंपनियां हैं, जैसे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में। सब पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां। टाटा एंड आयरन स्टील जमशेदपुर में प्राइवेट है। वाई द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन छोटा नागपुर एरिया? इसको लिए क्यों आइडियल माना जाता है? लो कॉस्ट ऑफ आयरन और मिलता है, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, अदर जो मिनरल्स है वो भी वहाँ आसपास मिल जाते हैं, एबंडेंट चीप लेबर, मतलब ट्राइबल एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ चीप लेबर भी मिल जाते हैं, पावर सप्लाई वहाँ पर कोल मिलने से वहाँ पर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो कोल गलाने के लिए भी चाहिए। झरिया, रानीगंज, बोकारो से कोल फील्ड से कोल मिलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी मिलता है, होम मार्केट भी मिलता है। तो इस तरह से ये चीज़ें छोटा नागपुर बेल्ट में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। एक इसका अपवाद है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क, जो कि रॉ मटेरियल एरिया में इस्टेब्लिश नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये सरावती पावर प्रोजेक्ट का बिजली यूज करता है। भारत में जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं वो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी और यूके और रसिया के सहयोग से स्थापित किए गए हैं अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में। प्रोडक्शन ऑफ स्टील वाज 72.2 मीट्रिक मिलियन टन्स एंड रैंक फोर्थ इन क्रूड स्टील। तो कच्चा लोहा के उत्पादन में फोर्थ रैंक है, 72.2 मिलियन का प्रोडक्शन हुआ था। हमारे देश में पर व्यक्ति जो कंजम्पशन है 32 केजी है, जबकि वर्ल्ड का 270 केजी है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा आयरन का प्रोडक्शन चाइना में होता है। देर आर 10 प्राइमरी इंटीग्रेटेड एंड मेनी मिनी स्टील प्लांट्स। तो भारत में 10 बड़े बड़े इंटीग्रेटेड पब्लिक सेक्टर के कारखाने हैं, और फिर मिनी स्टील प्लांट भी है जो प्राइवेट सेक्टर में। लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और मिनी स्टील प्लांट में क्या अंतर होता है? साइज का अंतर होता है। सबसे पहले इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो है इस्टेब्लिश ऑन द लार्ज स्केल एंड लोकेटेड नियर रॉ मटेरियल। तो बड़े बड़े इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल मिलने वाले जगह के नज़दीक स्थापित किए जाते हैं। मिनी स्टील प्लांट है वो स्मॉल स्केल होते हैं और कहीं भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होते हैं, दे यूज गुड क्वालिटी आयरन स्टील। और ये जो मिनी स्टील प्लांट है ये प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फर्नेसेज या स्टील स्क्रैप्स जो रद्दी लोहा वगैरह बिकता है, आपके घर से भी खरीद कर लोग ले जाते हैं रद्दी लोहा वगैरह, या स्क्रैप्स जो बिकता है, कबाड़ जो बिकता है, ये सब कबाड़ का यूज करके गला करके उसको बनाते हैं। टेक्नोलॉजी, जो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है वो अप टू डेट एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है, और ये जो मिनी स्टील प्लांट है ये यूज लेस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, हैव री रोलर्स दैट यूज स्टील इग्नोइट्स एज वेल। कैपिटल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बहुत हेवी लार्ज स्केल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मिनी स्टील प्लांट में स्मॉल स्केल कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है। फिनिश प्रोडक्ट फुल्ली डेवलप्ड एंड गुड क्वालिटी। तो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का, लार्ज स्केल प्लांट का काफ़ी डेवलप्ड और गुड क्वालिटी का होता है, लेकिन इसका प्रोडक्ट्स उतना मतलब माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है। बीइंग इंटीग्रेटेड एवरीथिंग हैपेंस इन ए सिंगल कॉम्प्लेक्स। तो लार्ज स्केल या इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का सारा काम एक ही कंपाउंड के अंदर होता है, मेकिंग, रोलिंग, शेपिंग, लेकिन इसका सारा काम एक जगह नहीं होता है। तो दीज आर फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड मिनी स्टील प्लांट। Public sector undertaking market their steel through sale, established in 1974, while Tisco market its production through Tata Steel। तो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां, सरकारी जो स्टील प्लांट्स हैं, वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत अपना मार्केट में माल बेचती हैं, और जमशेदपुर में जो प्राइवेट कंपनी है टाटा आयरन स्टील कंपनी, वो टाटा स्टील के तहत अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। वाई इंडिया स्टील फेल टू परफॉर्म टू इट्स पोटेंशियल? तो आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में भारत उचित, चाइना और भारत ने 1947 में एक समान प्रोडक्शन किया था, लेकिन धीरे धीरे चाइना का प्रोडक्शन बढ़ता गया, इंडिया का घट गया।
क्यों? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। भारत में जो लोहा गलाने के लिए कोयला यूज होता है वो कोकिंग कोल होता है, विशेष किस्म का कोल होता है। इसकी कमी है, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हमारे यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ पावर की भी सप्लाई इरेगुलर है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, और लो इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दीज आर some problems in this industry, so we could not use our full potential. To improve the production, Government of India had taken following steps. Government has adopted a new economic policy of liberalization, privatization and globalization. तो आयरन एंड स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार ने 1991 से एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। इसको हम लोग इकोनॉमी में पढ़ेंगे ठीक से विस्तार से। गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग एफडीआई इन द सेक्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो विदेशी कंपनियों को भी स्थापित करने के लिए सरकार यहाँ पर मतलब उत्साहित कर रही है, फैसिलिटी दे रही है। गवर्नमेंट हैज लॉन्च ड्यूटी एजेंशन स्कीम। इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए सरकार टैक्स में छूट देती है। एलोकेट मोर रिजर्व्स। रिसर्च इंप्रूव टेक्नोलॉजी एंड डिस्कवरी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी और डिस्कवरी पर ध्यान दिया जा रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल्स, तो पारा अप्रेंटिस या ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है स्किल्ड लेबर की। There are 10 primary integrated steel plants in India. SAIL, Steel Authority of India Limited, is the major public sector company in this sector, and TISCO, Tata Iron Steel Company, is the major private sector company in the industry. तो 10 जो है इंडिया में प्राथमिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट हैं, और वो सेल के तहत अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। प्राइवेट सेक्टर में एक है टिस्को। तो टाटा आयरन स्टील कंपनी का स्थापना कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट कहाँ है? भारत भद्रावती कर्नाटका में। भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? झारखंड में। चंद्रपुरा फेरो प्लांट कहाँ है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में। HSCO स्टील प्लांट कहाँ है? आसनसोल बंगाल में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। विद्यानगर स्टील प्लांट कहाँ है? हॉस्पिट बेल्लारी कर्नाटका में। आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं। बर्नपुर दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में है, और बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। जमशेदपुर भी झारखंड में। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश में। विजयनगर भद्रावती कर्नाटका में। सलेम आपका तमिलनाडु में। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग मतलब कि एल्युमिनियम गलाने के कारखाने। यहाँ केवल एल्युमिनियम बनता है गला करके बॉक्साइट से। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो धातु उत्पादन से संबंधित, मेटल उत्पादन से संबंधित, मेटल बनाने से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट कारखाना है आयरन स्टील के बाद, वो है एल्युमिनियम। इट इज द लाइट, रेसिस्टेंट टू corrosion, a good conductor of heat, malleable and become stronger when it is mixed with other metals। तो एल्युमिनियम जो उद्योग है उसका प्रोडक्ट लाइट, हल्का होता है, उसमें जंक भी लोहे जैसा नहीं लगता है। कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए बर्तन बनाने में भी यूज होता है और वायर बनाने में भी यूज होता है। मेलिएबल मतलब नम्य है, मुलायम है, और बिकॉम स्ट्रांग, अगर ये मजबूत भी बन जाता है जब इसमें कुछ मेटल्स मिला दीजिए। इसलिए प्रेशर कुकर बनाने में और एरोप्लेन की बॉडी बनाने में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। तो एयरक्राफ्ट, बर्तन और बिजली के तार बनाने में भी इसका यूज होता है। इट हैज गेन्ड पॉपुलरिटी एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड। तो ये एक सब्सटीट्यूट में, उसके बदले में यूज किया जाता है, स्टील के बदले में, कॉपर के बदले में, जिंक के बदले में और लीड के बदले में। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन द कंट्री आर लोकेटेड इन उड़ीसा, पालको है, नालको है, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। In 2008-9 इंडिया प्रोड्यूस्ड अबाउट 15.2 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 2008-9 में भारत ने 15.2 लाख मिलियन टन्स का उत्पादन। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज इन द स्मेल्टर, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर रॉक। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है बॉक्साइट होता है, और बॉक्साइट जो होता है बहुत भारी होता है, डार्क कलर का होता है, लाल लाल गहरे लाल रंग का होता है। ये चट्टान होता है, पत्थर जैसा होता है। Regular supply of electricity and assured source of raw material at minimum cost are the two prime factors for location of industry। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लोकेशनल फैक्टर में क्या आते हैं? दो चीज इंपॉर्टेंट है। आयरन स्टील इंडस्ट्री में तो मैंने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है रॉ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि वो बल्कि और हेवी होता है। और इसमें है रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो एल्युमिनियम को गलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, कोयला का नहीं।
तो इसलिए चीप और रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, और रॉ मटेरियल भी नज़दीकी चाहिए क्योंकि बहुत भारी होता है, मिनिमम कॉस्ट भी चाहिए। यही दो इसके फैक्टर हैं। केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग। तो द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। भारत में बहुत तेजी से बढ़ता है उद्योग है। इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी में इसका 3% योगदान है रसायन उद्योग का। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्युपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज। जहाँ तक केमिकल इंडस्ट्री का साइज का सवाल है तो एशिया में ये तीसरे स्थान पर है और विश्व में 12वें स्थान पर है। इट कंप्राइज बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो केमिकल इंडस्ट्री में बड़े बड़े इंडस्ट्री भी हैं और छोटे छोटे इंडस्ट्री भी है। द केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ओन लार्जेस्ट कम। केमिकल इंडस्ट्री जो है ये अपने प्रोडक्ट्स का ही बहुत बड़ा कंज्यूमर खुद है, बिकॉज बेसिक केमिकल अंडरगोज प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। केमिकल इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट्स का ही बहुत ज़्यादा यूज खुद करती है एज ए रॉ मटेरियल, क्योंकि जो बेसिक केमिकल्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वो बेसिक केमिकल का प्रोडक्शन करती है, फिर वो केमिकल जो है प्रोसेसिंग होने के लिए दूसरे इंडस्ट्री में जाता है, तब वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में यूज होता है कंज्यूमर मार्केट में। तो बहुत सारे बेसिक केमिकल इंडस्ट्री हैं, उनका प्रोडक्ट फिर दूसरे केमिकल इंडस्ट्री में जाता है प्रोसेसिंग के लिए, ताकि वो एग्रीकल्चर और कंज्यूमर मार्केट में आ सके। टू टाइप केमिकल इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आता है आपका मेनली पेट्रोकेमिकल्स। तो कार्बन होता है तो पेट्रोकेमिकल्स है विच आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, कृत्रिम धागे, सिंथेटिक रबर्स, कृत्रिम रबर्स, प्लास्टिक्स, डाई स्टब्स, रंगने वाले चीज, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। मतलब औषधि से संबंधित, फार्मास्यूटिकल से संबंधित सामान बनाने में यूज होता है। तो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। तो ऑर्गेनिक केमिकल फैक्ट्रीज हैं वो तेल साफ करने के कारखाने, ऑयल रिफाइनरीज या पेट्रोकेमिकल्स के जहाँ प्लांट है उसके नज़दीक ही है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो पेट्रोकेमिकल है। पेट्रोकेमिकल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहीं बनेगा जहाँ पेट्रोलियम साफ करने का कारखाना होगा। इनऑर्गेनिक का जो मेन कारखाना है, जो मेन उसका रॉ मटेरियल है सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये भी फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है ज़्यादातर। फिर सिंथेटिक फाइबर, कृत्रिम धागे भी बनते हैं, प्लास्टिक भी बनता है, एडहेसिव्स मतलब कि मैंने गोंद भी बनता है, पेंट्स भी बनता है, डाई स्टफ से बनता है, रंगने की भी चीज़ें बनती है, नाइट्रिक एसिड बनता है, अल्कलाइज बनता है, सोडा एस बनता है, और कास्टिक सोडा भी बनता है। तो इन ऑर्गेनिक में भी जो सल्फ्यूरिक एसिड रॉ मटेरियल यूज करता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, और ये इंडस्ट्री पूरे इंडिया में फैला हुआ है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिकल यूज करने वाले जो पेट्रोकेमिकल का यूज करते हैं वो केवल पेट्रोलियम रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल के नज़दीक ही स्थापित। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, खाद्य उद्योग। फर्टिलाइजर प्लांट्स इन इंडिया वाज सेट अप एट रानीपत इन तमिलनाडु इन 1906। तो पहला खाद कारखाना 1906 में लगा था रानीपत तमिलनाडु में। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है मेनली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उत्पादन करता है, खाद का। खाद में तीन तरह के होते हैं, नाइट्रोजन, पोटास एंड फॉस्फेट, फिर डीएपी होता है। तो टोटल फर्टिलाइजर कंपनीज अगर इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिला दिया जाए तो 56 लार्ज हैं और 72 मीडियम एंड स्मॉल स्केल है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत अभी प्रेजेंट में 9 पब्लिक सेक्टर के खाद कारखाने और 2 कोऑपरेटिव सेक्टर में फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो सरकारी कारखाने की हम यहाँ बात करेंगे तो भारत में सरकारी कारखाने जो है वो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत चलते हैं, और 9 है पब्लिक सेक्टर में और 2 कोऑपरेटिव सेक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आप देखिए गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, 5 जो स्टेट है ये भारत का आधे से अधिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करते हैं। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका आर द इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका जो है इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है बिकॉज ऑफ द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस। द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज वाइडली स्प्रेड इन द। तो फर्टिलाइजर कंपनी के लिए नेफ्ता भी चाहिए, रॉ मटेरियल, या फिर आपका नेचुरल गैस भी। तो नेचुरल गैस आजकल पाइपलाइन के सहारे हर जगह जा रहा है, तो अब इसकी स्टैब्लिशमेंट जो है पूरे देश में हो रही है। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 1 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजनस, लगभग 1 टन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, 4 मिलियन टन्स ऑफ फॉस्फेटिक एंड 1.7 मिलियन टन्स ऑफ पोटेसिक फर्टिलाइजर का ये उत्पादन करता है। द कंट्री इज रिक्वायर्ड टू इम्पोर्ट पोटेशियम फ्रॉम बर्फ। तो पोटेशियम
का इंडिया इंपोर्ट भी करता है। सीमेंट इंडस्ट्री, cement is essential for construction activities such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment। तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सीमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्डिंग बनाने की बात हो, हाउसेज बनाने की बात हो, फैक्ट्री बनाने की बात हो, पुल बनाने की बात हो, रोड बनाने की बात हो, एयरपोर्ट्स बनाने की बात हो, डैम्स की बात हो, ये सब सीमेंट इंडस्ट्री पर निर्भर है। तो यू कैन गेस हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस इंडस्ट्री इज। दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एलुमिना एंड जिप्सम। इस इंडस्ट्री में भी जो रॉ मटेरियल होता है वो बल्कि और भारी होता है, और इसमें लाइमस्टोन, सिलिका, एल्युमिना और जिप्सम का यूज होता है। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो रॉ मटेरियल तो इसके लिए भारी यूज होता है। दूसरा, इसमें कोल भी चाहिए और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई भी चाहिए और रेल ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेट अप इन चेन्नई इन 1904। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, महान उद्योग। तो ऑटोमोबाइल प्रोवाइड्स व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। तो सामान का, सेवा का और पैसेंजर का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ऑटोमोबाइल की ही जरूरत होती है। कार हो, ट्रक हो, बस हो, स्कूटर हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कुछ भी। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। तो भारत में बहुत जगह इसका निर्माण होता है। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन दिल्ली, गुड़गांव, गुड़गांव के पास आपका मारुति उद्योग है। तो दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, चेन्नई में महिंद्रा कंपनी है, अशोक लीलैंड का ट्रक बनता है। कोलकाता है, लखनऊ है, इंदौर है, हैदराबाद है, जमशेदपुर में टाटा कंपनी की बनती है, बेंगलुरु है। तो ये बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, देखिए आप जितने भी बड़े बड़े शहर हैं इंडिया के, दिल्ली है, गुड़गांव है, मुंबई है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, चेन्नई भी है, कोलकाता, फोर मेगा सिटीज तो हैं ही। फिर उसके बाद गुड़गांव भी है, लखनऊ भी है, बेंगलुरु भी है, जमशेदपुर है। यहाँ सब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। फोर मेगा सिटीज के साथ साथ आपका बेंगलुरु, जमशेदपुर, हैदराबाद। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फास्ट ग्रोइंग, प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पैसेंजर्स। तो बहुत फास्ट ग्रोइंग बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है। और 1991 के बाद इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हुआ, जब फॉरेन कंट्रीज की कंपनियां यहाँ आने लगी, तो आज हमारे मार्केट में इंडिया में फॉरेन मेड्स कार्स बहुत और व्हीकल्स बड़ी भारी मात्रा में है। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। Total production financial year 2015, 23.96% with a growth rate of 2.5%। जीडीपी में 71% है, टू व्हीलर्स का 81% है, एक्सपोर्ट इंक्रीज बाई 15%। आफ्टर 15-20 years vehicle content production fact factor for growth, liberalization and new contemporary models stimulated the demand for vehicles in the market। तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, और इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी 91 के बाद लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो शुरू हुआ है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल और फॉरेन कंपनीज यहाँ आकर बहुत प्रोडक्शन कर रही है। फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आफ्टर 1992 हाई परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट, 1992 के बाद ग्रोथ रेट बढ़ा है। मैंने बताया क्यों कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज इज डिक्लाइन इन 1991 तक इसका मतलब ग्रोथ डिक्लाइन हो गया था। लेकिन 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट और प्रोडक्शन दोनों बढ़ा। 100% एफडीआई इज परमिसेबल एंड इट आल्सो ब्रॉट न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड विद ग्लोबल डेवलपमेंट। तो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियां यहाँ आकर 100% इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लांट लगा सकती हैं और प्रोडक्शन कर सकती हैं। इसके चलते यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है। ड्यू टू लोन एंड अदर फाइनेंशियल फैसिलिटीज डिमांड हैज अराइजन। तो लोन फैसिलिटी, कार लेने के लोन, ट्रक लेने के लोन, बस लेने के बैंक से फैसिलिटी मिली है, तो अब जो कंज्यूमर के पास पैसे नहीं भी रहते हैं वो भी इसको खरीद लेते हैं लोन पर, इसलिए इसका डिमांड बढ़ा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सूचना और आपका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इंडस्ट्री। तो इसमें है, देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बहुत तरह के प्रोडक्ट आते हैं। ट्रांजिस्टर आता है, टेलीविज़न आता है, टेलीफोन आता है, सेलुलर टेलीकॉम आता है, पेजर्स आता है, रडार्स आता है, कंप्यूटर्स आता है, मेनी अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन। तो सूचना उद्योग के द्वारा जितने भी चीज़ों की यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में आता है। बेंगलोर हैज़ इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया।
भारत का ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल है बेंगलोर। वे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बेंगलोर ही है सॉफ्टवेयर बनाने में। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। तो इसमें भी 4 मेगा सिटीज मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, फिर हैदराबाद है, लखनऊ है, बेंगलोर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये इंपॉर्टेंट टाउन्स जो है इसके सेंटर हैं। By 2011, software technology parks of India have come up across 46 locations at different center of India। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होता है जहाँ पर सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं और 46 प्लेस पर आ गया है इंडिया में 2010-11। A major impact of this industry has been on employment generation। तो हम जानते हैं कि वी आर लिविंग इन द कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति के युग में हम जी रहे हैं और इसके लिए कंप्यूटर सैटेलाइट से बहुत सुविधा मिली है। तो इस कंप्यूटर इज में सूचना क्रांति के उद्योग में इस इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट का बहुत जनरेशन हुआ है और इस सेक्टर में 30% वोमेन काम कर। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी, आईटी इंडस्ट्री भी इसको कहते हैं। तो टीवी, रेडियो, कंप्यूटर, रडार्स इसका ये मैन्युफैक्चर होता है। सिलिकॉन वैली जो है फर्स्ट कैलिफोर्निया अमेरिका में था, सेकंड मतलब बेंगलोर इंडिया में जो है बेंगलोर है। बेंगलोर इज द कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। 18 software technological parks provide single window service and high data communications facility to software experts। तो सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स के लिए ये सेंटर है जो इनको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क करते हैं। इससे हमारा जीडीपी में जो 1990 में 1.2% था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री का, वो 2012 में बढ़कर 7.5% हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी इंडस्ट्री का कितना परसेंटेज जीडीपी बढ़ा है, मतलब 22 सालों में ये 1.2% से 7.5% हुआ है। रेवेन्यू इससे आमदनी हुई है 100 बिलियन यूएस डॉलर का 2000, और एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने किए हैं 69.1 बिलियन का। डोमेस्टिक रेवेन्यू इससे 32.7 बिलियन। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा चीज़ है बीपीओ का इस्टेब्लिशमेंट। बीपीओ क्या होता है कि बिजनेस है एक, वो विदेशों से ऑनलाइन मतलब वर्क आते हैं और ऑनलाइन करके फिर इसको विदेशों में भेज दिया जाता है। तो इसको बीपीओ सेंटर कहते हैं। 24 आवर काम चलता है इसमें। इसको हम लोग मतलब कॉल सेंटर भी कहते हैं। तो बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ऐसा बिजनेस जो कि बाहर से मंगाकर उसमें किया जाए। तो ऑनलाइन बहुत सारे काम आते हैं और वो बीपीओ सेंटर पर कंप्लीट होते हैं, फिनिश्ड होते हैं, क्योंकि इंडिया में चीप लेबर मिलता है, चीप स्किल लेबर मिलते हैं। विदेशी कंपनियां बहुत सारे काम अपने इंडिया में भेज करके, ऑनलाइन भेज करके करवाती है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की टू सक्सेस ऑफ इंडिया जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का प्रोडक्शन करता है और इसका प्रोडक्शन मतलब बढ़ा है। अब इसका कुछ टेक्नोलॉजिकल पार्क आप देख सकते हैं। सिंगापुर, सॉरी आई एम कमिंग। once again you see technology park, software technology park where uh, it is the center of software uh, experts and the work is done for the string of softwares and export। श्रीनगर, हाली, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, कोलकाता, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। So industry are of various kinds and various types, and most of the industry emit out poisonous polluted gases in the environment. They allow to flush out the contaminated water in the nearby area. So the polluted gases and dumping of industrial wastage create the environmental degradation। तो हमारे वातावरण का मने नुकसान पहुंचता है, पॉल्यूशन होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है और कैसे होता है देखते हैं। एयर पॉल्यूशन,
First of all, industry create air pollution. Air pollution is caused by the emission of CO2, carbon monoxide, sulfur dioxide gases. Many industry emit out gas. The chimney of the industry emit out the gases, and it may include CO2, carbon monoxide, and sulfur dioxide. Chimneys of the industry produce हीट लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। तो ये जो चिमनीज हैं इंडस्ट्री से, इससे जो गैसें निकलती है CO2, कार्बन मोनोक्साइड, इससे हमारा मतलब ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, और ओजोन लेयर जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के चलते। तो इससे सूरज की गैसेज जो हैं वो डायरेक्टली कॉस्मिक रेज जो है डायरेक्टली अर्थ पर पहुंच जाती है, जो हार्मफुल होती है। यूज ऑफ CFC इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स डिप्लीट्स ओजोन लेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का यूज होने से ओजोन लेयर का भी डिप्लीशन हो रहा है। एयर पॉल्यूशन अफेक्ट्स द ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ। तो ह्यूमन हेल्थ, प्लांट्स और एनिमल्स के लाइफ को ये काफ़ी डैमेज करती है एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज पॉल्यूट द वाटर। तो बहुत सारे इंडस्ट्री के, केमिकल इंडस्ट्री के, सीमेंट इंडस्ट्री के, थर्मल इंडस्ट्री के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को अगर हम आसपास के पानी में डंप करते हैं तो उससे वाटर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड केमिकल वेस्ट लाइक डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, हेवी मेटल्स लाइक लीड एंड मर्क्यूरी, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स। तो वाटर पॉल्यूशन तो एक डंपिंग से भी होता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल को। दूसरा, फैक्ट्री से जो पानी निकलता है अनट्रीटेड, बिना साफ किए हुए, बिना ट्रीटमेंट किए हुए, उसका डिस्चार्ज होता है, और इसमें केमिकल वेस्ट मिले होते हैं जैसे डिटर्जेंट्स, एसिड्स, हेवी मेटल्स जैसे लीड एंड मर्क्यूरी, प्लास्टिक, फर्ट। तो ये सब आसपास के पानी को पॉल्यूटेड करते हैं। इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेपर, पल्प, केमिकल, लेदर, acids, dyes, fertilizers, etc. generates lots of toxic waste which kills the aquatic life। और बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है जिसके पानी में जो वो पानी मतलब वेस्ट निकालते हैं उसमें टॉक्सिक विषैले पदार्थ मिले होते हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री हुआ, पल्प इंडस्ट्री हुआ, लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग हुआ, एसिड इंडस्ट्री हुआ, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ। इसके जो वाटर जो डिस्चार्ज होते हैं इसमें टॉक्सिक्स मिले होते हैं, जिससे कि पानी का, जल का जीवन जो है, मछलियां हैं, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ नष्ट होता है। तो डंपिंग ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट, polluted discharge of untreated polluted water like dyes, detergents, and discharge of toxic water in the water bodies causes the life threats to aquatic life। Thermal pollution, thermal pollution of water occurs when hot water from factories and थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स। एक वाटर का पोल्यूशन थर्मल पोल्यूशन भी कहा जाता है, जब थर्मल फैक्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से, जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, गर्म पानी डायरेक्टली नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है। नॉइस पॉल्यूशन, हाई इंटेंसिटी साउंड जनरेटेड बाय रनिंग मशीन, सायरन्स, ड्रिलिंग फैंस एक्स्ट्रा लेट्स। तो जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसके आसपास काफ़ी आवाज़ होती है मशीन्स की, सायरन्स की, ड्रिलिंग्स की, तो इससे इरिटेशन होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट, सुनने में दिक्कत होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अगर हम वातावरण को इस पॉल्यूशन से बचाना चाहते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हैं? मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट। तो किसी भी फैक्ट्री से ज़्यादा पानी निकले ही ना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? use of water in factory should be minimized, and whatever the water is being used, it should be reused and recycled. So 2 and 3 successive stages may be used, so less amount of water may be discharged from the factory। तो फैक्ट्री से कम पानी निकले, इसके लिए उसमें रिसाइकलिंग और रीयूजिंग का प्रोसेस होना चाहिए, और मिनिमाइज होना चाहिए वाटर का यूज। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, अगर आसपास में वाटर पॉल्यूटेड हो जाते हैं तो वाटर का हमारा रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम में हो जाता है। तो वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या है जी? वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें बारिश के पानी को जमा करके रखा जाता है। तो जो हमारे रूफ टॉप होते हैं, छत होते हैं, चाहे फैक्ट्री के छत हो चाहे ऐसे छत हो, बारिश के महीनों में जब बहुत मूसलाधार बारिश होती है तो पानी नीचे गिर करके फिर छोटे छोटे नालों से होकर फिर नदी से होकर बर्बाद हो जाता है। इफ द रूफ वाटर इज कलेक्टेड थ्रू पाइप इनटू अ टैंक अंडरग्राउंड, इट कैन बी यूज्ड एट अदर टाइम। अगर छत का जो पानी है उसको पाइप के सहारे हम जमीन में टंकी खोदकर जमा कर ले और फिर बाद में उसका यूज करें, तो वही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और उन इलाकों में
दिल्ली वगैरह में या बहुत सारे ऐसे इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है ड्रिंकिंग वाटर की, वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग गवर्नमेंट ने चालू किया है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स। बहुत सारे फैक्ट्री से जो पानी निकलते हैं, डिस्चार्ज किए जाते हैं, पॉल्यूटेड, कंटेमिनेटेड एंड टॉक्सिक, उसको पहले ट्रीटमेंट मशीन लगाकर उसको साफ करना चाहिए, तब बाहर छोड़ना चाहिए, नदी में छोड़ना चाहिए। और आप गंगा नदी के किनारे जानते हैं कितना फैक्ट्रीज हैं, उससे बहुत सारे गंगा नदी में पॉल्यूशन हुआ है। गंगा एक्शन प्लान नमामि गंगे चल रहा है, तो बहुत सारे फैक्ट्रियों को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए बोला गया, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 phases। कोई भी जो औद्योगिक कचरा निकलता है उद्योगों से, उसको भी साफ करके बाद में बाहर डिस्चार्ज किया जा सकता है, और ये 3 स्टेजेस में किया जा सकता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स इट इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्रीडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट औद्योगिक कचरा को 3 तरह से साफ करके बाहर वातावरण में छोड़ा जा सकता है। प्राइमरी स्टेट में मैकेनिकल प्रोसेस है, सेकेंडरी में बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और टर्सरी में बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल तीनों इन्वॉल्व करते हैं। नॉइज ऑब्जर्विंग इक्विपमेंट लगाने से नॉइज पॉल्यूशन कंट्रोल होता है। अब एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की हम यहाँ चर्चा क्यों कर रहे हैं कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है ये बिजली बनाने वाली कंपनी है इंडिया में, इंडस्ट्री है, और ये कोयले को जलाकर बिजली बनाती है, और इसके चिमनी से बहुत धुआं निकलता है, बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होती है, बहुत इससे राख निकलता है, तो आसपास का वातावरण डिग्रेडेशन होगा, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। लेकिन इस कंपनी ने एक ऐसा प्लानिंग, अपना मेथोडोलॉजी डेवलप किया है जो दूसरे इंडस्ट्री के लिए एक मतलब एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपको इंडस्ट्री लगाना है और किस तरह से उसका इस्टेब्लिशमेंट करना है, किस तरह से आसपास के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोकना है और कैसे उसका इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना है। इसलिए इसका एग्जाम्पल के रूप में हम स्टडी कर रहे हैं। तो एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। भारत में बिजली उत्पादन में बहुत बड़ी कंपनी है। इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑफ ईएमएस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम 14001। इसे एक सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट इंस्टेड मिला हुआ है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का। तो कॉर्पोरेशन हैज एन प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेज वेयर इट इज सेटिंग अप पावर प्लांट्स। तो जहां कहीं भी ये कंपनी अपने पावर प्लांट्स स्टैब्लिश करती है, इसके पास पहले से ही एक डिफाइंड सिस्टम होता है कि उस आसपास के इलाके के इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्शन किया जाए कि इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने के बाद भी वहाँ का पॉल्यूशन ना हो, चाहे वाटर हो या वहाँ का आसपास का इलाका। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। तो सबसे पहले ये कंपनी जो अपने मशीन्स यूज करती हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होती हैं और अपग्रेडेड होती हैं। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन। इस कंपनी में जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड मटेरियल निकलता है वो राख निकलता है, तो वो उसको कम से कम प्रोड्यूस करती है और ज़्यादा से ज़्यादा राख को खुद यूज करती है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। ये अपने आसपास के नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए पेड़ों भी लगवाती है, फॉरेस्ट भी लगवाती है। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके फैक्ट्री में एस बहुत निकलता है, तो एस को ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करती है, एस पॉन्ड मैनेजमेंट करती है, एस का बड़ा बड़ा पॉन्ड बनाती है, गड्ढा खुदवाती है, उसमें एस डालती है। एस वाटर रिसाइक्लिंग सिस्टम, पानी में एस को घुल करके उससे फिर छानती है और फिर मैनेजमेंट करती है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करती है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो एनटीपीसी के भी जितने भी इंडिया में पावर प्लांट्स हैं, सभी जगह का इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है, इन्वायरमेंटल पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, और उसको रिव्यू करती है, ऑनलाइन डाटा रखती है। इसलिए इस कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला हुआ है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए। एंड दिस कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अ बेंचमार्क फॉर द अदर इंडस्ट्री दैट हाउ if once an industry established in an area, how the minimum environmental degradation can be done. So in this way we complete this chapter, and there are only informations, nothing more. So if you will read out 2 and 3 times, you will definitely come to know about the main content of this chapter. Here we have to mainly study about agro-based industry and mineral-based industry, and we have to know what are the locational factor and what is the production area of this industry. So okay, thank you.